हाँ, छूटा हुआ कहाँ था कुछ? तो एक दिन में तो बनेगा नहीं, आज से लगवाते हैं बनवाना। उसमें भी सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन निकालने के लिए समय देना होगा, करते हैं। नहीं तो अभी तो पढ़ लो फिर करवाते हैं। हाँ, इकोलॉजी नहीं पढ़ाए थे क्या? आप ही को बोल रहे हैं पीला टी शर्ट, कहाँ इतना सिंसियर सीरियस हो गए हैं? हैं? कहाँ एग्जाम आने वाला है? वो तो आ ही रहा है एग्जाम आप लोगों का कब से। आप लोग तैनात हैं, तैयार होकर के बैठे हुए, परीक्षा हो तब ना। जलवा दिखाने का मौका ही नहीं मिल रहा आप लोगों को। हम्म, फिर से बढ़ आ रहा है क्या? ऐसा कुछ सूचना है कि फिर से बढ़ेगा? तब कहीं आप लोग टॉपर नहीं ना बन जाइएगा, रैंक 1 नहीं ना आ जाएगा आप लोग का? हाँ, ऐसा नहीं कि टॉपर हो जाओ सीधे रैंक 1। पास थोड़ी, अब रैंक 1 आएगा आप लोगों का। बिहार टॉपर, इतना दिन से आप लोग तैयारी कर रहे हो। सिंपल सा तरीका है, बस पढ़ाई का अपना स्ट्रेटजी जो है ना उसको ठीक रखिए, बढ़िया रखिए, हो जाएगा सिलेक्शन। कैसे पढ़े? अब क्या स्ट्रेटजी करें? पढ़ो बढ़िया से। जिसका जो है इसमें 3-4 सेक्शन, पीआरटी वाले ज्यादा स्टूडेंट है ना इसमें, 1 to 5 वाले। 1 to 5 में कितने लोग हैं? 1-2। अधिकांश संख्या 1 to 5 वालों का है, बहुमत के साथ वो लोग हैं। सब्जेक्ट वाले कितने लोग हैं? मैंने 11, 12, 9, 10 अकेले 3-4 लोग, 4 लोग हैं। देखो अभी क्या करो ना, अभी केवल क्वेश्चन बैंक बनाओ, समझ रहे हो ना? क्वेश्चन बैंक, 2 क्वेश्चन बैंक डेली बनाइए, वो आपके लिए बहुत होगा। और करेंट अफेयर्स बिहार का कोई वार्षिकांक मैगजीन खरीद लीजिए, आता है ना, जैसे दृष्टि पब्लिकेशन का भी आता है बिहार का ईयरली। भाई अब ये दो डाटा गलत है तो पूरा किताब को गलत थोड़ी बोला जाता है। पढ़िए, बिहार का एसपीडी आता है, हाँ तो बिहार का एसपीडी पढ़िए। कोई एक बिहार स्पेशल मैगजीन खरीद लीजिए, करेंट अफेयर का वार्षिकांक, और उसको पढ़िए। और 2 सेट डेली बनाइए, 2 सेट डेली बनाइए। और सेट में जहां से क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहा है ना उसको थ्योरी पढ़ लीजिए। बस यही स्ट्रेटजी रखिए, आने वाले 1 महीना तक 100% हो जाएगा रिजल्ट। 2 सेट डेली बनाइए और उसका एक्सप्लेनेशन, जो भी क्वेश्चन गलत हो जा रहा है उसमें, उसका जो क्वेश्चन, जैसे हिस्ट्री में गलत कर रहे हो तो हिस्ट्री में पूरा हिस्ट्री तो गलत होगा नहीं, क्या कुछ पार्टिकुलर पोर्शन का ही ना क्वेश्चन गलत होगा। तो जहां का क्वेश्चन गलत हुआ एक बार उसको पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। और लास्ट टाइम में केवल रिवीजन खूब करना है, लूसेंट से करिए या क्राउन से करिए, लूसेंट या फिर क्राउन से पूरा रिवीजन करते रहिए लास्ट टाइम में। पीसीएस में हम लोग जो बताते हैं ना, जैसे मान लो कोई पीसीएस दे रहा है, आप लोग भी देना, ठीक है। जो पीसीएस का एग्जाम होगा ना, जो शेड्यूल्ड है कब का, 30 सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर को शेड्यूल्ड है स्टेट पीसीएस आपका बिहार का। तो इसके लिए हम लोग जो स्ट्रेटजी सीधे स्टूडेंट को फॉलो करा रहे हैं। पहला तो हम लोग कहते हैं सीधा कि भाई ये वो लूसेंट रखो, या लूसेंट ये नहीं रखे हो तो क्राउन, लूसेंट या क्राउन में से कोई एक किताब रखो, ठीक है। क्राउन ले लो, अगर नहीं लूसेंट भी है तो वो उससे करो, लूसेंट या क्राउन, ठीक है। इसमें वन लाइनर सामान्य अध्ययन का, सामान्य ज्ञान का जो किताब आता है वो वाला, और इसके साथ सब सब्जेक्ट का पार्टिकुलर, ये पीसीएस के लिए हम आपको बता रहे हैं,
हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, बिहार स्पेशल हो गया और करेंट अफेयर्स हो गया। यही ना सब्जेक्ट है। पीसीएस में भी यही सब्जेक्ट है। मैथ्स मान लो 10 गो है तो थोड़ा बहुत इग्नोर करके चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किस में? टीचर वाले में ना, हम पीसीएस के बारे में बता रहे हैं। पीसीएस में 10 रहता है, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर, यहां से कितने बनेंगे प्रश्न आपके? टोटल 150, ठीक है। 150 क्वेश्चन ये होता है। अब इसमें भी कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है पीसीएस के लिए? हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, साइंस इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। बस इतना कर लोगे तो पीसीएस में प्रीलिम्स आपका एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट कर। हिस्ट्री में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका? मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के भी इतिहास में कहाँ से अगर आप देख लेते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 1600 से लेकर के 1857 शुरू करो ना, 1857 से लेकर के 1947 तक। बस इतना मॉडर्न हिस्ट्री को अगर खूब अच्छे से पढ़ जाते हो ना, 5-6 बार रिवीजन करके, दुनिया का सबसे स्टैंडर्ड बुक जो मिले उसको पढ़ जाओ, ठीक है। उतना अगर कर लोगे तो आराम से आप यहाँ से 20 से 22 क्वेश्चन तो आपको यहीं से आ जाएगा, 1857 से लेकर के 1947 तक, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सीधे कहाँ? साइंस में। तो साइंस में 30 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है। ये हिस्ट्री टोटल हिस्ट्री देखोगे तो कितना रहता है? 30 से 35 क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछेगा और उसमें से आपका 20 से 22 क्वेश्चन केवल मॉडर्न हिस्ट्री का रहेगा। साइंस में 30 क्वेश्चन पूछेगा, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 बायोलॉजी। इसमें मेरा क्लास नोट्स खाली पढ़ करके जाओगे, पूरा हो जाएगा। इसमें साइंस में फिर एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इसके लिए लास्ट में बता देते हैं। ये तो लूसेंट तो पढ़ना ही है, लिख दिए हैं पहले ही, ठीक है। लूसेंट के साथ एक बुक का नाम और बताएंगे। बिहार स्पेशल के लिए जो आपके पास किताब है उससे पढ़ सकते हैं, सबसे शानदार बुक है। अगर देखना है तो केबीसी नैनो का आता है बिहार समग्र, ठीक है। मोटा कहाँ है? बिहार समग्र केबीसी नैनो का आता है। तो इसे क्वेश्चन भी तो तुम्हारा आ रहा है जी, 20 से 25 क्वेश्चन बिहार स्पेशल रहता है, क्वेश्चन भी तो है। करेंट अफेयर में, करेंट अफेयर अभी नहीं, एग्जाम से 1 महीना पहले दृष्टि वाला बिहार का जो स्पेशल आता है, चाहे आप लोग जो एसपीडी वाला खरीदे हैं बिहार का, तो करेंट अफेयर आपको पूछेगा 20 से 25 क्वेश्चन करेंट अफेयर का पूछेगा। तो 1 महीना पहले लेकर के एसपीडी का बिहार स्पेशल करेंट अफेयर खूब अच्छे से कर लीजिए, तो पीसीएस आपका हो जाएगा। खास तौर पर जो 1 to 5 वाले स्टूडेंट दे रहे हैं ना, टीचर वाला जो एग्जाम 1 to 5 दे रहे हैं, उनका मेंस फंस सकता है लेकिन पीटी नहीं फंसेगा। हम बता रहे हैं, पीटी वो लोग इजिली क्लियर कर लेंगे क्योंकि पूरा जीएस वो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी लेवल का रहता है। और लड़की लोगों को तो बेनिफिट भी है, पीटी पास करोगे 50,000 रुपया मिलेगा मेंस का तैयारी करने के लिए, ठीक है। नहीं, बॉयज को नहीं मिलता है, गर्ल्स को मिलता है। बॉयज में शायद SC ST कैटेगरी में मिलते, ईबीसी को मिलता है, जनरल कैंडिडेट को नहीं मिलता है, गर्ल्स में सभी को मिलता है, ठीक है। अब पीटी क्वालिफाई करना आसान है आप लोगों के लिए, बहुत मुश्किल है नहीं, इतना ही तो पढ़ना है, समझ गए। तो एक तो ये लूसेंट और इसके साथ एक एक स्टैंडर्ड बुक जो आप फॉलो करते होंगे। तो स्टैंडर्ड बुक में मान लो आप हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सा फॉलो कर रहे होगे? स्पेक्ट्रम। यहां पर कौन सा किताब करना पड़ेगा? स्पेक्ट्रम। तो खाली स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ लेना है, स्पेक्ट्रम के साथ क्या देखना है? लूसेंट। जैसे लूसेंट का आप एक चैप्टर पढ़ लिए हैं, उसके बाद उसका अगला चैप्टर, मान लो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो पहला चैप्टर क्या है? भारत में यूरोपियों का आगमन, क्या यूरोपीय कंपनी किस तरीके से भारत में आते हैं, क्या क्या कारनामा किया सब। तो पहले लूसेंट से पढ़ लिए भारत में यूरोपियों का आगमन, उसके ठीक बाद किस चीज से पढ़ लिए? स्पेक्ट्रम से पढ़ लिए। दूसरा चैप्टर जैसे ही उठाओगे पहले लूसेंट से पढ़ोगे, उसके बाद स्पेक्ट्रम से। ऐसे करते हुए 1857 से 1947 तक को 2 से 3 बार खत्म कर दीजिए। फिर उठा लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए सबसे अच्छी किताब कौन सी आती है? RS शर्मा की आती है, रामशरण शर्मा, RS शर्मा की आती है एंशिएंट हिस्ट्री की किताब। बहुत मोटा नहीं है, पतला किताब है, ठीक है। वो कर लोगे तो यहां से आपका लगभग 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो आपको एंशिएंट हिस्ट्री से, प्राचीन भारत से मिल जाएगा। प्राचीन भारत थोड़ा सा इग्नोर करके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्लास में जितना टीचर पढ़ाए हैं ना उतना ही ध्यान दोगे तो प्राचीन भारत निकल जाएगा। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा 2 से 3 बार। और टीचर में भी आपको ये फायदा कर रहा है, 1 to 5 वाले को क्या पढ़ना है? मॉडर्न हिस्ट्री ना पढ़ना है, यहीं से ना पढ़ना है आपको 1857 से 1947, यही आपके सिलेबस में है। तो यहाँ भी आपको फायदा कर दिया, ये पीसीएस में भी आपको फायदा कर दिया, ठीक है।
और अगर 100% सियोरिटी चाहिए, 1 to 5 वाले को एकदम रिजल्ट हो ही जाए, क्वेश्चन का लेवल कितना भी तूफानी करे, उसमें सिलेक्शन चाहिए, तो एक थोड़ी सी मोटी किताब आती है, किताब का नाम है आईएएस पीसीएस प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर। ठीक है, आईएएस पीसीएस प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर, समझ गए? ये किताब आती है किस पब्लिकेशन की? अरिहंत की आती है। ठीक है, हाँ इतना मोटा किताब है। ठीक है, अगर पीटी के लिए अगर कोई किताब नहीं पढ़ना है, ठीक है, केवल अगर टीचर में 1 से लेकर के 12th तक में सिलेक्शन चाहिए, तो एक किताब रामबाण किताब है, इसके क्वेश्चन के साथ इसका एक्सप्लेनेशन बस पढ़ जाओ, कितना भी क्वेश्चन का लेवल उठाएगा इससे बाहर नहीं उठा सकता है। घटना चक्र में 13 घटना चक्र पढ़ोगे, ये एक किताब में सब है, पूरा जीएस। नहीं उससे होगा, अब काम नहीं होगा बीपीएससी में, अब उससे काम नहीं होगा। अब बीपीएससी का 68 के बाद से पैटर्न बदला है, तो अब बीपीएससी में पीटी निकालने के लिए आपको यूपी पीसीएस लेवल का पूरा तैयारी चाहिए। ठीक है, तो ये वो किताब लास्ट में, इसका जितना क्वेश्चन है इसमें टोटल लगभग क्वेश्चन होगा 5000 प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ। ये 5000 क्वेश्चन बनाओगे तो गारंटी भी तो तुमको दे रहे हैं कि एकदम 100% सिलेक्शन। पीटी भी निकालोगे पीसीएस का, तो मेंस के लिए तो क्लास करोगे ना, आंसर राइटिंग सीखना पड़ेगा, वो अलग चीज। हम पीटी की अभी बात कर रहे हैं। अब कितना पेज बताए, यहां था पहले इतना मोटा हो लगभग, हाँ? तो इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा तब ना, क्वेश्चन अगर आप देख के समझ जा रहे हैं तो ठीक है। ठीक है, इसमें 29 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल 29 साल का क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इससे आपका पीसीएस तक भी, फिर किसी स्टेट पीसीएस में बैठिएगा फंसिएगा नहीं। समझ गए? चलिए, कौन बोला? खड़ा कराओ तो उसको। चलिए, न्यूट्रिशन हेडिंग बना लीजिए। इसको तुरंत खत्म कर देंगे। न्यूट्रिशन हिंदी में इसको कहते हैं पोषण। पोषण, न्यूट्रिशन या पोषण। न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है बताइए? कोई भी जीव अलग अलग माध्यमों से अपने शरीर में पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन। मतलब जैसे आप भोजन कर रहे हो ना, तो जिस प्रक्रिया से आप भोजन कर रहे हो वो आपका न्यूट्रिशन कहलाएगा। ठीक है, सब जीवों में न्यूट्रिशन का प्रकार क्या होता है? एक ही होता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। हम लोग जैसे न्यूट्रिशन करते हैं, अमीबा उस तरह से नहीं करता है। क्या अमीबा जैसे करता है, जोंक उस तरीके से नहीं करता है। बैक्टीरिया जैसे करेगा वैसे अमीबा नहीं करेगा। तो जितने सारे जीव हैं सभी के पोषण ग्रहण करने का तरीका अलग अलग होता है, और जिस विधि से कोई जीव पोषक तत्वों को खाता है, ग्रहण करता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिशन का अगर टाइप्स का हम लोग बात करें तो कितने टाइप्स का हो जाएगा? तो मुख्य रूप से यह 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं स्वपोषण या ऑटोट्रॉफिक। स्वपोषण या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और दूसरा टाइप होता है इसमें, जो लोग नहीं लिखे हैं पहले वो लोग नोट करते जाइए, पर पोषण। इसे कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक। इसे कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पर पोषण। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है इसके 2 टाइप हैं। पहला है प्रकाश स्वपोषण, प्रकाश स्वपोषण, और दूसरा है रसायन स्वपोषण। प्रकाश स्वपोषण को कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इसे कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पर पोषण के 3 भाग हैं। परजीवी मतलब पैरासाइटिक,
मृत जीवी सैप्रोफाइटिक, और तीसरा है सहजीवी सिम्बायोटिक। ठीक है, ये न्यूट्रिशन का क्या है, टाइप्स है, प्रकार है। हो गया, लिख लिया ना। अब देखिए इसको समझ लेते हैं फटाफट। पहला देखो क्या लिखा हुआ है, स्वपोषण। भी लिख ही रहे हैं। सिम्बायोटिक। ये समझ गए क्या? देखो स्वपोषण को क्या कहोगे बताओ? स्वपोषण में कोई भी जीव अपना भोजन क्या करेगा, स्वयं संश्लेषित करेगा, उसको क्या कहेंगे, स्वपोषण। मतलब अपना भोजन बनाने में किसी की सहायता नहीं लेने वाला जीव स्वपोषी कहलाएगा। ठीक है, स्वपोषण के कितने टाइप हैं, दो, प्रकाश स्वपोषण और रसायन स्वपोषण। प्रकाश स्वपोषण आप देख के समझ गए, क्या समझ गए कि अपना नरिशमेंट वो किसकी सहायता से करेगा, प्रकाश की सहायता से। और जो जीव प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाएगा उसके कोशिका में क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, और क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो सूर्य का प्रकाश अवशोषित नहीं करेगा। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है, मैग्नीशियम होता है, इसीलिए सूर्य का प्रकाश पौधे अवशोषित कर पाते हैं। प्रकाश स्वपोषी जीव का अगर उदाहरण पूछा जाए तो धरती पर दो ही जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषी हैं। एक कौन है, हरा पौधा, और दूसरा क्या है, नीलहरित शैवाल। ये दो ही जीव हैं जो प्रकाश स्वपोषी होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो जीव का नाम देगा और पूछेगा कि उसमें किस प्रक्रिया द्वारा पोषण होता है। तो क्या याद रखोगे, हरे पौधे और नीलहरित शैवाल में कौन सा पोषण होगा, प्रकाश स्वपोषण, फोटो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, दूसरा क्या है, रसायन स्वपोषण। तो रसायन स्वपोषण किसकी सहायता से करेगा, रसायनों की सहायता से। मतलब अगर उसके पास क्लोरोफिल नहीं है और उसे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करना है तो वो क्या करेगा, रसायन स्वपोषण करेगा। ठीक है, अब रसायन स्वपोषण में कौन कौन सा जीव आ जाएगा, तो एक जीव आता है उसको कहते हैं सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, एक हो जाएगा एग्जाम्पल इसका आयरन बैक्टीरिया, और एक हो जाएगा फॉस्फोरस बैक्टीरिया। ये तीन जीव किस में आ जाएंगे, रसायन स्वपोषण में आ जाएंगे। फॉस्फोरस बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, ज्वालामुखी में। कहाँ मिलेगा, ज्वालामुखी में मिलेगा। तो ज्वालामुखी में ये क्या खाता है, केमिकल्स खाएगा, फॉस्फोरस खाएगा। आयरन बैक्टीरिया कहाँ मिलता है, लोहे के ऊपर। और सल्फर बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, गर्म पानी के झरने में। ठीक है, गर्म पानी के झरने में कौन सा बैक्टीरिया होगा, सल्फर। लोहे पर कौन सा बैक्टीरिया होगा, आयरन। और फॉस्फोरस बैक्टीरिया ज्वालामुखी में मिलेगा। ठीक है, और ये तीनों कैसा पोषण करेंगे, रसायन स्वपोषण, कीमो ऑटोट्रॉफिक। मतलब ऑटोट्रॉप्स ही है लेकिन इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए ये केमिकल्स के द्वारा अपना भोजन संश्लेषित करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाइए परपोषण। तो परपोषण में ये जो तीनों के तीनों जीव हैं, परजीवी, मृतजीवी और सहजीवी, ये अपने पोषण के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, लेकिन विशेषता सबकी अलग अलग है। जैसे यह लिखा हुआ है क्या, परजीवी। तो परजीवी किसे कहोगे, जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव के शरीर पर रहे। ठीक है, फीड्स अपॉन होस्ट बॉडी, मतलब बॉडी के ऊपर। जैसे ये इसको अगर भोजन चाहिए तो ये हम लोगों के शरीर के ऊपर आकर के रहने लगेगा। समझ में आ रहा है, ये तीनों दूसरे पर ही निर्भर है, लेकिन जो दूसरे जीव के शरीर पर आकर के अपना भोजन प्राप्त करे उसे क्या कहा जाएगा, परजीवी। आप मामा के घर चले गए, वहां से आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो मामी क्या कहेगी, परजीवी जैसा आके बैठ गया है, क्या परजीवी हो गया है। तो परजीवी माने दूसरे के शरीर पर आके जीवित रहने वाला। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतः परजीवी जिसे इंडो पैरासाइट कहते हैं, और एक होता है बाह्य परजीवी जिसे एक्सो पैरासाइट कहते हैं। समझ गए, तो जो हम लोगों के शरीर के भीतर आकर के रहे वो क्या कहलाएगा, इंडो पैरासाइट, और जो हम लोगों के शरीर के बाहर से अपना भोजन प्राप्त करे वो क्या कहलाएगा, एक्सो पैरासाइट। ठीक है, शरीर के भीतर इंडो, शरीर के बाहर एक्सो। शरीर के भीतर क्या क्या होता है, तो जितना भी बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया है सब क्या होगा, इंडो पैरासाइट।
जैसे टाइफाइड किसी को हो गया तो टाइफाइड का बैक्टीरिया शरीर के भीतर रहेगा कि बाहर रहेगा? भीतर रहेगा। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है ना, तो पूछ देगा आपसे कि साल्मोनेला टाइफी क्या है, तो क्या कहोगे? इंडो पैरासाइट है। कॉलरा किसी को हो गया, हैजा, विब्रियो कॉलेरी से होगा तो विब्रियो कॉलेरी किस में आएगा? इंडो पैरासाइट में आ जाएगा। हम लोगों के इंटेस्टाइन में आंत में एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है ई कोलाई। क्या नाम है? ई कोलाई। तो ई कोलाई किस में आ जाएगा? अंतः परजीवी में आ जाएगा। तो जो शरीर के भीतर रहे अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी में कौन? शरीर के बाहर रहने वाला। जैसे जितने सारे ब्लड सकर्स हैं, लीच समझ रहे हो, जोक, ठीक है, तो पूछ देगा कि जोक किस में आएगा, तो क्या कहोगे? बाह्य परजीवी में आ जाएगा। मच्छर किस में आएगा? बाह्य परजीवी में आ जाएगा। जू जो होता है, लाइस, बाल में घुस जाता है, उसको क्या कहते हैं? वो किस में आएगा? बाह्य परजीवी में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जो बाहर से अपना नरिशमेंट करे सब क्या हो जाएगा? बाह्य परजीवी। और जो शरीर के भीतर से करेगा वो अंतः परजीवी। मृत जीवी नाम से पता चल जा रहा है जो मरे हुए सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे वो क्या कहलाएंगे? मृत जीवी। ठीक है। ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन डेड एंड डीके मटेरियल्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब सेप्रोट्रॉफिक में क्या आ जाएगा? सेप्रोफाइटिक में क्या आ जाएगा बताओ? एक इसमें हो जाएगा कौन सा बैक्टीरिया? मिथेनोजेन। मिथेनोजेन बैक्टीरिया। ठीक है। ये मिथेनोजेन बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? गोबर में पाया जाता है। गोबर को क्या करता है? सड़ाता है। या कोई भी जानवर, घर में चूहा मर जाता है तो 2-3 दिन में बदबू देगा ना। क्यों बदबू देता है? क्योंकि वो डिकम्पोज हो रहा है। कौन उसको डिकम्पोज कर रहा है? मिथेनोजेन बैक्टीरिया। किसान गोबर को इकट्ठा करता है सड़ा के, क्या बनाने के लिए? खाद बनाने के लिए। तो गोबर खुद से थोड़े सड़ जाता है, कौन सड़ाता है उसको? मिथेनोजेन बैक्टीरिया सड़ाता है। तो पूछेगा कि मिथेनोजेन बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन क्या होगा, तो क्या कहोगे? सेप्रोफाइटिक, मृत जीवी। मशरूम जो होता है वो भी क्या है? मशरूम क्या है? मृत जीवी ही है। ठीक है। मशरूम जो होता है वो भी क्या है? मृत जीवी। कवक जो होता है, फंजाई, कवक, ठीक है, कवक जो होगा फंजाई, यह भी किस में आ जाएगा? मृत जीवी में आ जाएगा। समझ गए? जो भी मरे हुए सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करेगा सभी मृत जीवी हैं। इसके बाद देखिए सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक को क्या कहते हैं हिंदी में? सहजीवी। यह अपने भोजन के लिए दो जीवों के साथ म्यूचुअल रिलेशन में रहेगा। पहले इसका कुछ उदाहरण लिख लो फिर समझाते हैं। लिख लेना इसमें लाइकेन, मनुष्य या मानव, मेंढक, अमीबा इत्यादि। हो गया? आप लोग पहले से लिखे हुए हैं तब खूब सेल्फ स्टडी करिए। जो लोग पहले से नोट्स बना रखे हैं ना वो लोग सेल्फ स्टडी करिए घर पे बैठ के। 5 घंटा एक शिफ्ट में, एक बार बैठे तो कितना देर? तब ना 50,000 रुपया सैलरी उठाइएगा लोग। क्या? जब पढ़ने का मन नहीं करे, अब जैसे टीआरई वाले लोग हैं उन लोग का सैलरी एकदम 31 तारीख को अकाउंट में क्रेडिट हो जा रहा है। पुराने जो शिक्षक लोग होते थे उन लोगों का सैलरी 2-2 महीना पहले लेट आता था ना। शिक्षक लोगों का सैलरी 2 महीना 3 महीना लेट आता था। लेकिन टीआरई से जितना लोग गया है ना एकदम 30 तारीख को अकाउंट में क्रेडिट। मान लो सोए हुए हो एकदम 1:30 बजे नींद खुला रात में दिखा रहा है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड 53,000 रुपया। फिर नींद आएगा 1:30 बजे के बाद? नहीं ना आएगा। एक्साइटेड हो गए, रात भर जगे रहोगे, 2-3 बार चेक करते रहोगे 53,000 हैं। तो प्रैक्टिस हो जाए, खुशी कितना होगा एकदम 1:30 बजे। अभी जैसे मान लीजिए चेक करते होंगे तो दिखाता होगा 576 रुपया अकाउंट 2,000 रुपया अकाउंट में, 2,500 रुपया अकाउंट में। मैं जब दिखाता था मिजाज खिसिया जाता होगा। अब अकेली 2,500, 2,000, 576 रुपया से अकेली 53,000 दिखाएगा तो मन खुश रहेगा ना। तो जब पढ़ने का मन नहीं करे तो वही याद करो, 53,000 रात में 1:30 बजे आएगा, उसके बाद मन करेगा पढ़ने का। है होगा कैसे नहीं? अभी जो जितना समय बचा हुआ है 1 महीना एकदम खूब जम करके पढ़ दीजिए, एकदम हो जाएगा। दुख वो छूट जाएगा, बहुत सारा जो दुख है सब लगभग निवारण हो जाएगा। क्या? सबसे बड़ा परेशानी इकोनॉमिक परेशानी है। वो ऐसा परेशानी है कि दिमाग का नस जो होता है उसका ब्लड सोख जाता है। ठीक है। फाइनेंशियल जो दिक्कत होती है ना वो बहुत प्रॉब्लम वाली होती है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए
काम करना है तो 5-6 1 महीना टाइम है तो 1 महीना में 5-6 घंटा पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। इसलिए एकदम 2-3 सेट रोज बनाओ, खूब एमसीक्यू बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। सिंपल सा, लूसेंट को 3-4 बार खत्म कर दो, 3-4 बार पढ़ के रट जाओ। क्राउन है या लूसेंट, दोनों में से कोई एक किताब 3-4 बार पढ़ करके रट जाओ। सेट बनाइए, सेट तो बनाया नहीं है, उसके साथ एक बुक लूसेंट को या क्राउन को 3-4 बार पढ़ के खत्म करिए और सेट बनाते रहिए, ठीक है। 2 सेट बनाते रहिए। स्टैंडर्ड का सेट बनाना होगा तो बताइए कि आपको वो सेट बना लोगे फिर तो 1% भी संभावना नहीं रहेगी कि क्वेश्चन में दिक्कत आएगा, 1% भी नहीं रहेगा। करेंट अफेयर वो जो बताएं 1 महीना जो वार्षिकांक आता है, बिहार स्पेशल करेंट अफेयर उठाइएगा और उसको 1 साल वाला पढ़ते रहिए, एकदम हो जाएगा 100%। चलिए ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। सहजीवी समझ में शायद नहीं आया होगा, तो देखो सहजीवी क्या होता है। सहजीवी 2 जीवों के साथ म्यूचुअल रिलेशन में रहता है। जैसे मान लो एक जीव है कौन सा, कवक। कवक, कवक को कहते हैं हम लोग फंजाई, और एक फंगी नहीं फंजाई, और एक होता है कौन, शैवाल। शैवाल को क्या कहते हैं, एल्गी, ठीक है। तो शैवाल क्या होता है, सहजीवी स्वपोषी है कि परपोषी है, स्वपोषी है, ये पौधा होता है, ठीक है, स्वपोषी होता है। और ये क्या है आपका, परपोषी है ना। तो कवक जो होता है ये शैवाल को क्या देता है, आवास। मतलब अब जैसे कवक शैवाल है तो घर में जो काई लगता है वो क्या है, शैवाल है, ठीक है। तो शैवाल को रहने के लिए कोई सपोर्ट चाहिए ना, घर चाहिए ना, तो शैवाल को घर कौन देता है, कवक। शैवाल जो है इसको घर कौन दिया, कवक दिया, और बदले में शैवाल कवक को क्या देता है, भोजन। क्या देगा, भोजन। तो इन दोनों का रिलेशन कैसा हो गया, म्यूचुअल, सहजीविता हो गया कि नहीं हो गया, दोनों सहजीविता हो गया। तो दोनों जीव जहां पर सहजीविता के साथ रहेंगे, इन दोनों के सहजीविता से एक जीव जन्म लेता है, कौन, लाइकेन। कौन जन्म लेता है, लाइकेन जन्म लेता है। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछता है कि कवक और शैवाल के बीच योजना कड़ी कौन है, लाइकेन, ठीक है। कवक और शैवाल के बीच की योजना कड़ी लाइकेन है, और इस लाइकेन को कहा जाता है वायु प्रदूषण का सूचक। वायु प्रदूषण का सूचक, इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन किसे कहा जाता है, लाइकेन को कहा जाता है। जब भी वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो लाइकेन वहां से खत्म हो जाता है। तो पूछा जाए आपसे कि वायु में किसकी मात्रा अधिक होने से लाइकेन खत्म हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से लाइकेन खत्म हो जाएगा। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। एक और फैक्ट याद रखना है, लिटमस पेपर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, लाइकेन का। लिटमस पेपर के निर्माण में, लिटमस पेपर के निर्माण में किसका यूज होता है, लाइकेन का। लिटमस पेपर क्या होता है, जिससे एसिड और बेस की हम लोग पहचान करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, लिटमस पेपर कहा जाता है। आपके पास मान लो लाल लिटमस पेपर है, इस पर क्या डालेंगे तो इसका रंग नीला हो जाएगा, बताओ क्या डालेंगे, बेस। क्या डालेंगे, बेस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी 67 में, किसी 8 में पूछा हुआ है कि लाल लिटमस पत्र में क्या डालने पर उसका रंग नीला हो जाएगा, तो बेस, ठीक है। या फिर आपके पास यदि नीला लिटमस पत्र है तो उस पर क्या डालोगे तो इसका रंग लाल हो जाएगा, तो एसिड, ठीक है। तो जो लिटमस पेपर होता है उसको भी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, लाइकेन का उपयोग किया जाता है, और लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, चलिए। इसके बाद पौधा में किस तरीके से पोषण होता है, छोटा सा हेडिंग बना लेना, पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में पोषण, पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये सब चैप्टर घर जाने के बाद लूसेंट से जरूर पढ़ लीजिएगा, चाहे क्राउन से पढ़ लीजिएगा, समझ गए। हम बहुत तेजी में कर रहे हैं तो जो जो चीज इसमें छूटते जाएगा, छूटेगा तो नहीं है लेकिन फिर भी जो जो डाउट रह जाएगा उसको लूसेंट या क्राउन से पढ़ लीजिएगा, और फिर आकर के अगर दिक्कत हो तो क्लास में पूछ लेना है, समझ गए। हम रिवीजन के मोड में पढ़ा रहे हैं, पूरा थ्योरी नहीं लिखा रहे हैं, समझ गए ना। इसलिए जहां दिक्कत होगी आप लोग पढ़ करके आते रहेंगे और जो दिक्कत होगी पूछिएगा। चलिए आइए, न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में पोषण। तो सबसे पहला चीज क्या याद रखना है, पौधे कैसे होते हैं, कोशिका के आधार पर कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय।
बहुकोशिकीय का मतलब मल्टी सेलुलर। प्लांट कैसा होगा? मल्टी सेलुलर। कोई पौधा यू एक कोशिकीय नहीं होता, सब क्या होता है? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय होने के साथ साथ कैसा होता है? यू कैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है बताओ? पौधों की कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है, तो केंद्रक उपस्थित है तो उसको क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक। ठीक है, तो पौधे बहुकोशिकीय होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। इसके साथ साथ पौधों में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का मतलब सेल वाल। पौधों में क्या पाया जाएगा? सेल वाल पाया जाएगा। और पौधों का सेल वाल किस चीज का बना हुआ होता है? सेलुलोज का बना रहता है। पौधा का सेल वाल सेलुलोज का बना हुआ रहता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए कि बताओ पौधा में पोषण, न्यूट्रिशन किस प्रक्रिया से होगा, तो क्या कहोगे? प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरह की प्रक्रिया है, तो क्या कहोगे? इसमें प्रकाशीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा किसमें बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाशीय ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, यानी लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पहले जो डेफिनेशन आप पढ़ते होंगे वो पढ़ते होंगे कि पेड़ पौधे मिट्टी से जल लेता है, सूर्य का प्रकाश लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बताइए कि किस प्रक्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, तो क्या कहोगे? प्रकाश संश्लेषण में। बात आई समझ में? अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटभक्षी होते हैं। कैसे होते हैं? कीटभक्षी। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इंसेक्टिवोरस। तो एक तो समस्या आपके दिमाग में आएगी कि सर कीटभक्षी जो पौधा होगा वो पेट भरने के लिए कीट खाता है क्या? नहीं, नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए। अब उसकी कोशिका में नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाए इसके लिए क्या खाता है? कीट को खाता है। तो कीटभक्षी पौधा का कुछ नाम याद रखना है। कीटभक्षी पौधे सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? मेघालय में। कहां पाए जाते हैं? मेघालय में सबसे अधिक कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। इसमें कुछ का नाम याद रख लेना है, किनका किनका। जैसे एक हो गया पिचर प्लांट, पिचर प्लांट। एक हो गया वीनस फ्लाई ट्रैप। एक हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया। निपैंथिस, निपैंथिस। ठीक है, ये सब कैसे पौधे हैं? कीटभक्षी। पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, यूट्रिकुलेरिया, निपैंथिस। ठीक है, ये सब कैसे पौधे हैं? कीटभक्षी। ठीक है, कहां पाया जाता है? सब मेघालय में। किस लिए ये कीट को खाएगा? कोशिका में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए। याद रखना है, पेट भरने के लिए नहीं खाता है, पेट भरने के लिए वो फोटोसिंथेसिस करेगा। समझ गए? पूछा जाए आपसे कि बताइए प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का क्या समीकरण होता है? तो इक्वेशन क्या याद रखोगे? 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या बनेगा? ग्लूकोज। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण हो गया, इक्वेशन। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या आवश्यक है? वाटर, और क्या है? सनलाइट, और क्या है? क्लोरोफिल। याद रखना है प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में अगर पूछे हम आपसे कि बताइए यहां पर ऑक्सीजन उत्पादित हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस मुक्त हो रहा है? ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है यह इनमें से किसके टूटने से बन रहा है?
जल के टूटने से। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्सर्जित होने वाला ऑक्सीजन किसके टूटने से बनता है? जल के टूटने से बनता है। पानी का ब्रेकडाउन होगा तो ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। या फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21% ऑक्सीजन है एयर में। तो प्रश्न बने कि 21% ऑक्सीजन एयर में मेंटेन किस प्रक्रिया द्वारा रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है। एक और क्वेश्चन बताओ, यहां पर प्रकाश संश्लेषण में पौधे किसका उपयोग कर रहे हैं? पानी का उपयोग कर रहे हैं। तो ये पानी कहां से आता है पौधों में? ठीक है, पानी जो है वो कहां से आएगा पौधों में, बताइए।
हो गया ऑन, हुआ ऑन, यहां से खुल जा रहा है बार बार, उसलिए ऑन हो रहा है। ठीक है, स्वांगीकरण समझ में आया? स्वांगीकरण में किसे कहेंगे? फाइनली जो फूड एब्जॉर्ब हुआ और डाइजेस्ट हुआ उससे क्या निकलेगा? एटीपी। एटीपी क्या है? सेलुलर फ्यूल, कोशिकीय ईंधन है। तो जो कोशिकीय ईंधन है, सेलुलर फ्यूल है, उससे एटीपी जो प्राप्त हुआ वो प्रक्रिया क्या कहलाएगा? स्वांगीकरण। और जब स्वांगीकरण हो जाएगा तो एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है, एक्सक्रीटरी वेस्ट को अमीबा कुछ यहां पर स्टोर करेगा, जमा करेगा। उत्सर्जी पदार्थ है वो जमा कर लिया कहीं कोशिका के किनारे, और फिर क्या करेगा? इतने देर दूर की कोशिका को क्या किया? तोड़ दिया, और फिर इस भोजन को अपने सेल से बाहर निकाल दिया। तो ये प्रक्रिया क्या हो गई? उत्सर्जन हो गई, एक्सक्रीशन। तो इन 5 चरणों द्वारा ये भोजन की प्रक्रिया को पूरा करता है। ठीक है, और किसी पॉइंट में दिक्कत तो बताइए। रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस विधि से? द्विखंडन। जैसे मान लो ये अमीबा है, इसको रिप्रोड्यूस करना है, तो ये क्या काम करेगा रिप्रोडक्शन करने के लिए? अपने स्यूडोपोडिया से अपने केंद्रक को कॉम्प्रेस करेगा, दबाएगा। ठीक है, स्यूडोपोडिया से न्यूक्लियस को क्या करेगा? दबाएगा, और दबाते दबाते कुछ ऐसे इसके आकार होते जाएगा, और एक अमीबा टूट करके 2 अमीबा में बदल जाएगा। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? द्विखंडन। तो क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि प्रजनन के किस विधि में मातृ कोशिका का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? जो मदर सेल रहता है वो रिप्रोडक्शन की किस विधि में खत्म हो जाता है? तो बाइनरी फिजन में खत्म हो जाता है। बाइनरी फिजन में जो मदर सेल है वो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। एक मातृ कोशिका 2 पुत्री कोशिका में बदल जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? बाइनरी फिजन। समझ गए? और एक होता है मल्टीपल फिजन। ठीक है, ये बाइनरी फिजन था, और एक क्या होता है? मल्टीपल, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन को हिंदी में कहते हैं बहुखंडन। क्या कहते हैं? बहुखंडन। तो बहुखंडन में क्या होता है? एक सेल से कई सेल बनना। इससे सीजीएल एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि यदि आपके पास 1 कप बैक्टीरिया है तो 5 मिनट में आपके पास कितना कप बैक्टीरिया होगा? तो बैक्टीरिया में क्या होता है? बहुखंडन। क्या होता है? बहुखंडन। तो 1 मिनट बाद क्या कप हो जाएगा? 2 कप। 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद 8, चौथे मिनट में 16, 5 मिनट में 32 कप। ठीक है, तो बैक्टीरिया में क्या होता है? बहुखंडन। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? बहुखंडन। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया। तो मलेरिया परजीवी जब शरीर के भीतर आएगा तो वो भी क्या करता है? बहुखंडन करता है, बाइनरी मल्टीपल फिजन करता है, और बहुत तेजी से शरीर के अंदर बढ़ते चला जाता है। समझ गए? तो अमीबा क्या करेगा? अलैंगिक जनन करेगा। किस विधि से करेगा? द्विखंडन, बाइनरी फिजन से करेगा। कोई दिक्कत तो बोलिए नहीं ना? अब इसी अमीबा से मिलता जुलता एक जीव है, उसे कहा जाता है पैरामीशियम। नाम सुने हो? पैरामीशियम। अमीबा से ही बहुत सारा सिमिलैरिटीज है दोनों में। यह भी कैसा होता है? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय होने के साथ साथ कैसा होता है? यूकैरियोटिक। अगर पूछा जाए इसका परिवेश, हैबिटाट, तो हैबिटाट इसका याद रखना है कैसा होता है? समुद्री जीव है ये, मेरीन वाटर, समुद्री जीव होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए इसका शेप, आकार, तो कहोगे कि आकार इसका निश्चित होता है, यानी फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड होता है, और फिक्स्ड कैसा होता है? चप्पलाकार। चप्पलाकार, अंग्रेजी में कहते हैं स्लीपर शेप, स्लीपर शेप्ड। और पूछा जाए आपसे कि बताइए इसमें प्रचलन अंग क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन, तो क्या कहोगे? सिलिया। हो गया? लिख लिए? अब जैसे मान लो इस तरीके का पैरामीशियम है। ठीक है, कैसा होता है? चप्पल के शेप का होता है।
समुद्री जल में। अच्छा, ये भी इसमें पूछा जाए कि बताओ पैरामीशियम किस किंगडम का है, किस जगत का होता है, बताओ। प्रोटिस्टा का ही है, ठीक है। ये भी प्रोटिस्टा किंगडम में ही आता है। जैसे अमीबा प्रोटिस्टा में है, पैरामीशियम भी प्रोटिस्टा में आएगा। हो गया, ठीक है। तो अब देखो इस तरीके का होगा, स्लीपर शेप का, माने चप्पल के आकार का होगा, और पूरे इसके शरीर पर छोटे छोटे बाल जैसी संरचना होती है। इसी बाल जैसी संरचना को क्या कहते हैं, सीलिया। क्या कहेंगे, सीलिया कहेंगे, ठीक है। और यहां पर इसका एक माउथ कैविटी होगा। यहां पर क्या हो गया, माउथ। एक एनल कैविटी भी होगा यहां, एनस। सेंटर में न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। मुख गुहा द्वारा भोजन इसके शरीर में प्रवेश करेगा। ठीक है, और फिर एक्सक्रीशन एनल कैविटी से होगा। प्रचलन अंग में 3 प्रचलन अंग का नाम याद रखना है। एक तो याद हो गया स्यूडोपोडिया, बोलो स्यूडोपोडिया किसमें है, हाँ, अमीबा में। सीलिया किसमें है, पैरामीशियम में। और इसके अलावा एक और याद कर लेना है, फ्लैजिला। फ्लैजिला किसका प्रचलन अंग होता है, बैक्टीरिया का। ये 3 प्रचलन अंग का नाम याद रखना है, स्यूडोपोडिया अमीबा का, सीलिया पैरामीशियम का, और फ्लैजिला बैक्टीरिया का। फ्लैजिला जो होता है ना, वो तंतु जैसा लंबा निकला हुआ, धागा जैसा लंबा निकला हुआ रहता है। जैसे मान लो यह कोई रॉड शेप बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इसके शरीर से एगो ऐसे फ्लैजिला निकल जाएगा, यही है फ्लैजिला। कई बार 2 गो निकल जाता है एक ही जगह से, इसको कहते हैं डाइट्राइकस। एक रहता है तो मोनोट्राइकस, 3 रहता है तो ट्राइट्राइकस, एक एक फ्लैजिला अलग अलग जगह रहता है तो पेरीट्राइकस का। तो उतना जरूरत नहीं है, खाली याद कर लो कि फ्लैजिला किसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, बैक्टीरिया का, ठीक है। हो गया, हेडिंग बनाइएगा, मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। हो गया, मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर पूछा जाए कि मनुष्य में जो पाचन तंत्र होता है, इसका लंबाई कितना होता है, बताओ, तो क्या कहोगे, मनुष्य के पाचन तंत्र का लंबाई 30 फीट या 9 मीटर होता है, ठीक है। ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल या पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम की लंबाई 30 फीट या 9 मीटर होती है, ठीक है। कितना, 30 फीट या 9 मीटर। और इसके साथ कौन कौन से जुड़े अंग रहते हैं, तो जुड़े हुए अंग यानी कनेक्टिव ऑर्गन कौन कौन होता है, तो पहला होता है मुख गुहा। मुख गुहा, इसको माउथ या ओरल कैविटी कह सकते हो। दूसरा क्या होगा, ग्रास नली, इसको कहेंगे ओसो फैगस। तीसरा अमाशय या स्टमक। चौथा छोटी आंत, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहेंगे। पांचवा बड़ी आंत। बड़ी आंत, इसको क्या कहेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके साथ साथ कुछ पाचन ग्रंथियां होती हैं। पाचन ग्रंथियां, इन्हें कहा जाएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड। पाचन ग्रंथियों में क्या क्या होता है, एक होता है लार ग्रंथि,
एक होता है जठर ग्रंथि, एक होता है अग्नाशय, फिर होता है यकृत, और पांचवा है आंत्र ग्रंथि। हो गया? इंग्लिश नेम, लार ग्रंथि को कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। जठर ग्रंथि को बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, अग्नाशय को पैनक्रियाज, यकृत को लीवर, आंत्र ग्रंथि को इंटेस्टाइनल ग्लैंड। लिख लिए? हो गया? बोल नहीं रहे हैं जी। इसमें बस माउथ खत्म कर देते हैं, हेडिंग बना लो मुख गुहा, माउथ, मुख गुहा। अभी एक क्लास आप लोगों की और है ना, कौन सा? रीजनिंग। मैथ्स पर अच्छा पकड़ बना करके रखिए, दो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग और मैथ। वो हमेशा काम आएगा। हमेशा काम आने का क्या मतलब है? जैसे अभी प्रचुर मात्रा में देखिए वैकेंसी आने वाला है बिहार सीजीएल का। बिहार सीजीएल समझते हैं? जैसे सचिवालय सहायक ये सब आता है ना, तो उसमें 20 से 25 हज़ार वैकेंसी 2 से 3 महीना में संभावना है आने वाला है। तो अभी से मैथ रीजनिंग। अब बिहार सीजीएल में क्या क्या पैटर्न क्या है एग्जाम का? 50 को पूछता है जीएस, 50 जीएस में मतलब ह्यूमैनिटीज जो है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर, ये मिला के 50। 25 को साइंस पूछेगा एकदम शुद्ध, मतलब 75 क्वेश्चन जीएस से, 25 को रहेगा मैथ, कितना हो गया 100, और 50 क्या रहेगा रीजनिंग। इंग्लिश है ही नहीं। 50 रीजनिंग, 75 जीएस और 25 मैथ। और इसमें ग्रेड 7 का जॉब मिलेगा। ग्रेड 7 का मतलब सैलरी शुरू होगा 75,000 से, बुझा रहा है ना? शुरू 75,000 से। हाँ, रीजनिंग 50 रहता है, रहेगा नहीं निगेटिव मार्किंग। ऑफिसर ग्रेड का जॉब है, समझे? हैं? 2 महीना के अंदर आ जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहो। मैथ रीजनिंग खूब बढ़िया से पढ़ते रहिए। एकदम रीजनिंग में बच्चा वाला रहता है जी, रीजनिंग में दम रहता नहीं है। रीजनिंग अगर आप 1 महीना समय दे दोगे ना, उसमें टीचर की भी बहुत अधिक जरूरत नहीं है। 1 महीना स्टैंडर्ड किताब उठा करके घर पे ढूंढ के पढ़ दीजिए। और यूट्यूब पर सब बढ़िया बढ़िया लेक्चर पढ़ा। जैसे मान लो आप पढ़ रहे इनइक्वालिटी पढ़ रहे हो, इनइक्वालिटी डाल दिए यूट्यूब पर, टॉपिक थ्योरी मिल जाएगा। सब टीचर तो पढ़ा हुआ है यूट्यूब पर, पढ़ने के लिए टीचर का जरूरत नहीं, सब चीज़ यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है। मारो एकदम धनाधन उसका पूरा एकदम क्वेश्चन उठा करके पढ़ लो। हम अपने भी विषय में कह रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सब विषय में कोई ज़रूरत नहीं है। बस उठाइए यूट्यूब पर थ्योरी पढ़िए, उठा करके एमसीक्यू बनाना शुरू कर दीजिए। 50 रीजनिंग समझ रहे हो कितना वैल्यू है? रिजल्ट रीजनिंग से नहीं होगा उसमें, रिजल्ट आपको होगा उसमें साइंस से।
समझ में आ रहा है? रीजनिंग 50 को सब सही करेगा, 50 में 50 जिसका सही होता है रीजनिंग उसी का रिजल्ट होगा, ये भी तय है। और उसमें अधिकांश स्टूडेंट 46-47 को सबका सही होता है। रीजनिंग गलत नहीं होता, गलत करता है सब साइंस। रेलवे में रिजल्ट क्यों फंसता है? साइंस के चलते फंसता है। सब साइंस का अलग से जा करके पढ़ता है सब। बहुत मजा आता है उस एग्जाम में, इसलिए थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग पर प्रैक्टिस किए रहिए। जीएस आप पढ़ ही रहे हैं तो टीचर बनने के लिए जीएस पढ़ रहे हैं तो जीएस आपका तैयार है। अब मैथ रीजनिंग पर अलग से खाली फोकस कर दो, 2 महीना खूब मैथ रीजनिंग बनाओ। 2 महीने खूब एकदम। ग्रेजुएशन हो गया है ना सभी का? 12th वाला नहीं ना बैठा है कोई? 12th वाला भी है? अच्छा, तो ग्रेजुएशन अभी नहीं हुआ, कब तक हो जाएगा ग्रेजुएशन? हाँ, तब तो आपको नहीं मिलेगा मौका इसमें। जिनका हो गया है उन लोगों के लिए मैथ्स और रीजनिंग खूब पढ़ते रहिए अच्छे से। मैथ रीजनिंग बनता है? मैथ्स अच्छा है? नहीं अच्छा है? रीजनिंग? रीजनिंग ठीक है ना, तो मैथ को अच्छा कर लीजिए। 2 महीना मैथ अच्छा करने के लिए बहुत है। डेली 200-250 क्वेश्चन बनाते रहो घर पे बैठ के, मैथ्स अच्छा हो जाएगा। और मान लो मैथ थोड़ा बहुत गड़बड़ाया, अगर 15 को भी मैथ सही हो गया ना तो हो जाएगा रिजल्ट। अरे हो जाएगा, 2 महीना प्रैक्टिस कर लो खूब अच्छे से, हो जाएगा। ग्रेड 7 का जॉब है, जैसे शिक्षक आप बनिएगा तो कौन सा ग्रेड है, इसका तो खैर ग्रेडेड डिसाइड नहीं है। शिक्षक का ग्रेड डिसाइड है क्या? नहीं है ना, इसमें ग्रेड डिसाइड नहीं है। एडवांस 5-6 गो, अर्थमेटिक ज्यादा रहता है। इसीलिए जरूरी है अब एकदम हार्ड एंड फास्ट अपने साथ हो जाइएगा तो रिजल्ट निकाल लीजिएगा। जिस स्थिति में है ये स्थिति 2 से 3 महीना में चाहिएगा तो आप इससे निकल जाइएगा बाहर। माने बेरोजगारी वाली स्थिति से 3 से 4 महीना में बाहर निकल जाइएगा। इसलिए 3-4 महीने का जो समय है ना आपके पास, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम है। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव के बाद सब सरकार एकदम परेशान है और वैकेंसी बहुत सारा आने वाला है। ठीक है, बिहार में भी वैकेंसी आ रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारा वैकेंसी आएगा। हाँ, सेंट्रल वैकेंसी भी आएंगी, सब वैकेंसी अभी आने वाला है। इसलिए अपना लेवल मजबूत रखिए। अब ये नहीं कि सब अभी बेरोजगार युवा हल्ला करता है वैकेंसी नहीं आ रहा है, वैकेंसी नहीं आ रहा है। अब वैकेंसी आ गया तो तैयारी नहीं है, फिर दांत बहा दिया, हो नहीं रहा है, तैयारी नहीं है। इसीलिए लगे रहना है अच्छे से कि वैकेंसी आए तो निकल जाए। क्या तैयारी पूरा रहेगा तभी ना निकलिएगा। इसलिए समय है 2-3 महीना का, वो बहुत ज़्यादा ये है ना, क्रिटिकल टाइम है, इसलिए खूब प्रैक्टिस करिए। जिस दिन 8-9 घंटा नहीं पढ़ रहे हो उस दिन क्राइम कर रहे हो। ये 3 महीना जो हाथ में समय है ना, सेल्फ स्टडी हम बता रहे हैं। ये नहीं कि क्लास जोड़ दीजिएगा, 6 घंटा क्लास जोड़ दीजिए, घरे 2 घंटा, 8 घंटा हो गया सर। वो पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। 8 घंटा घर पर सेल्फ स्टडी क्लास के अलावा, अब वो अगर कर रहे हैं तो एकदम देखिए 3 महीना में गारंटी दे रहे हैं कि सिलेक्ट हो जाइएगा। लिख लीजिए, हेडिंग बना लीजिए, इसको कर देते हैं। माउथ में टीथ लिख लीजिए। सर अभी नहीं आया शायद। हाँ हाँ, 50 रीजनिंग आ रहा है तो वैल्यू उसी को दोगे। चलो ठीक है, अगले दिन करवा देंगे उसको। माउथ हेडिंग बना के छोड़ दिएगा, अगले दिन करा दिया जाएगा। नेक्स्ट